हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है अक्यूट इन्फ्लेमेशन, जो कि है ना फर्स्ट पार्ट इन्फ्लेमेशन का कंटिन्यूड पार्ट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अक्यूट इन्फ्लेमेशन से। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे है ना आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसके बारे में आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहे। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। अब आते हैं अक्यूट इन्फ्लेमेशन पे। ठीक है, तो अक्यूट इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन का टाइप है। दो टाइप होते हैं इन्फ्लेमेशन के, एक तो अक्यूट होता है और एक क्रॉनिक होता है। ठीक है, अक्यूट और क्रॉनिक पर के डिफरेंस भी आते हैं, उस पर भी एक वीडियो बन जाएगी। ठीक है तो शुरू करते हैं। अक्यूट इन्फ्लेमेशन ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। अक्यूट का मतलब ही शॉर्ट ड्यूरेशन है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए जो हो। और क्रॉनिक जो कि है ना, अगर यही चीज़ परसिस्ट कर जाती है बहुत टाइम के लिए, 6 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, तो उसको हम क्रॉनिक में डाल देंगे। ठीक है, तो अक्यूट बहुत कम टाइम के लिए होती है, 2 to 3 वीक के लिए। अर्ली बॉडी रिएक्शन होता है, मतलब बॉडी जल्दी से रिएक्ट करती है उस इंजरी के अगेंस्ट। ठीक है, तो और फिर उसको रिजॉल्व कर देती है, उसको सही कर देती है, और फिर जल्दी से उसको हील भी कर देती है। तो अक्यूट इन्फ्लेमेशन में यही होता है कि छोटे कम टाइम में बॉडी अच्छे से काम करे, उसको उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करे, रिजॉल्व करे और उसको हील कर दे। ठीक है, और इसके कुछ फीचर्स हैं। अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट अफेक्टेड साइट। जो साइट होगी अफेक्टेड साइट, मतलब जो इंजरी वाली साइट होगी, वहाँ पे फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाएगा और प्लाज्मा अक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। वहाँ पे जो इंट्रावेस्कुलर मतलब वेसल के अंदर, वहाँ पे प्लेटलेट का एक्टिवेशन हो जाएगा। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स एज अ इन्फ्लेमेटरी सेल्स। और यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल कौन सी होगी? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल, या फिर हम न्यूट्रोफिल बोल रहे हैं। ठीक है, ये है ना कुछ मतलब पढ़ने वाली बात थी। ठीक है, ये आपको इनका मतलब आगे वीडियो जैसे आप देखेंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अक्यूट इन्फ्लेमेशन के इवेंट्स होते हैं, जो कि 2 इवेंट्स होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया वेस्कुलर इवेंट और एक हो गया सेल्युलर इवेंट। वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल, तो जो इवेंट ब्लड वेसल्स में चल रहे होंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ब्लड मतलब वेस्कुलर इवेंट। ठीक है, और सेल्युलर इवेंट जो कि ब्लड सेल्स में चल रहे होंगे। ठीक है, ब्लड वेसल और इसके अंदर की सेल्स। ठीक है, अब जो ब्लड वेसल में चल रहा है उसको हम देखेंगे, और जो सेल में चल रहा है मतलब इनमें चल रहा है, ठीक है, यहाँ सेल्स होती हैं तो इनमें चल रहा है, उस इवेंट को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम वेस्कुलर इवेंट देखेंगे। ठीक है, वेस्कुलर इवेंट में होते हैं हीमोडायनामिक चेंजेस और चेंजेस इन वेस्कुलर परमिएबिलिटी। अब हीमोडायनामिक चेंजेस क्या होते हैं? देखिए, ब्लड वेसल होती है, ये ब्लड वेसल हो गई। ब्लड वेसल में ब्लड मतलब फ्लो करता है, हमें ये पता है। ठीक है, अब वो ब्लड का फ्लो कैसा है, कम है या ज़्यादा है, मतलब स्लो है या फास्ट है, ब्लड वेसल डायलेट हो रही है तो क्या होगा, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो रही है तो क्या होगा, वो सब चीज़ हम किस में पढ़ेंगे? वो सब चीज़ हम पढ़ेंगे हीमोडायनेमिक चेंजेस में। ठीक है, सेकंड है हमारी चेंजेस इन वेस्कुलर परमिएबिलिटी। अब क्या है परमिएबिलिटी का? तो मतलब आपने सुना ही होगा, मतलब आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, मतलब परमिएबल क्या होता है कि ये वॉल है। ठीक है, मतलब ये ब्लड वेसल है और ये इसकी वॉल है। ठीक है, हमें मतलब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है प्रोटीन वगैरह की। ठीक है, प्रोटीन, आयरन। क्या होता है कि नॉर्मली कम कम क्वांटिटी में ये एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं, ब्लड वेसल से बाहर जाता रहता है, और कुछ चीज़ें जो ब्लड वेसल को चाहिए वो अंदर भी आती रहती है। उसको हम बोलते हैं सेमी परमेबिलिटी, मतलब कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ही बाहर और अंदर जा सकती हैं। ठीक है, एक होती है नॉन परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो नॉन परमेबल मतलब उसमें कुछ भी मतलब एक्सचेंज नहीं होता। ऐसे ही क्या होता है, ब्लड वेसल की अगर परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सारे अमाउंट में, मतलब जो कंटेंट होता है बहुत सारा, मतलब जैसे ब्लड वेसल के अंदर जो भी कंटेंट होता है वो बाहर चला जाएगा और बाहर का कंटेंट अंदर आ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कि परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो वेस्कुलर परमेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो हम इसमें यही देखेंगे कि वेस्कुलर परमेबिलिटी
ऑल्टर्ड हो गई है, मतलब उल्टी हो गई है, जैसे कि जो नॉर्मल चल रही थी वो नहीं हुई और वो उसका उल्टा काम हो रहा है, ठीक है। तो वेस्कुलर परमेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, जिससे बहुत सारा कंटेंट अंदर भी आ रहा है और बहुत सारा कंटेंट बाहर भी जा रहा है, तो उसका मतलब होता है इंक्रीज इन वेस्कुलर परमेबिलिटी। तो क्या है कि इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे। अब सेल्यूलर इवेंट में क्या है, एक्सोडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट और फैगोसाइटोसिस, ये दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो क्या है कि ना मतलब डब्ल्यूबीसी और दूसरी सेल्स जो होती हैं ब्लड वेसल से निकलकर एंडोथेलियम से, मतलब ब्लड वेसल से निकलती हैं, मतलब ब्लड वेसल से कैसे निकलेंगी, ये लाइनिंग होती है ब्लड वेसल की, तो एंडोथेलियम को क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है। तो वॉल से ही होके निकलेंगी वो, है ना। और क्या करती हैं, अफेक्टेड साइड जो होती है, जैसे यहाँ पे इंजरी हुई है और यहाँ पे जाके जो ऑर्गेनिज्म होगा, माइक्रोब्स होगा या फिर जो भी चीज़ होगी उसको खा जाती हैं, उसको किल कर देती हैं, ठीक है। और फिर मतलब उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, तो उसको फैगोसाइटोस्ड करती हैं, है ना। अब हम देखेंगे कि जैसे इंजरी होती है, इंजरी होने के बाद मीडिएटर रिलीज़ होते हैं, मतलब जो हेल्प होती है ना, जैसे किसी को इंजरी हुई तो हम हेल्प बुलाते हैं, तो वो मीडिएटर होते हैं, ठीक है। तो मीडिएटर जाएंगे हमारी बॉडी को स्टिमुलेशन पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये एआई का मतलब है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होगा कि मीडिएटर जो होंगे उससे क्या होगा कि है ना उस रिजोल्यूशन कराएंगे, मतलब अक्यूट इन्फ्लेमेशन में हो क्या रहा है, लास्ट में क्या होगा, रिजोल्यूशन हो जाएगा, या तो वो प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी या फिर एब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगा। एब्सेस फॉर्मेशन के बाद हीलिंग हो सकती है, नहीं तो डायरेक्ट हीलिंग भी हो सकती है, ठीक है। जो प्रोसेस चलेगा उसका ये आउटकम है, या तो रिजोल्यूशन हो जाएगा या एब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगा। एब्सेस फॉर्मेशन के बाद भी हीलिंग हो सकती है या डायरेक्ट हीलिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं वेस्कुलर इवेंट्स में। तो इसमें क्या है कि ऑल्ट्रेशन इन माइक्रोवेस्कुलेचर क्या होता है, ठीक है। माइक्रोवेस्कुलेचर मतलब आर्टरीज कन्वर्ट होती हैं आर्टेरियोल में, है ना। आर्टेरियोल फिर कैपिलरीज में जाती है, मतलब कन्वर्ट होती है, डिवाइड होती है। फिर क्या होता है, वेन्यूल्स, और फिर आती हैं वेन्स, ठीक है। ये हमें पता है, मतलब वो जो एक माइक्रोवेस्कुलेचर होता है, अभी मैं आपको बुक में दिखाती हूँ। देखिए जैसे ये बुक में है, तो ये आर्टरीज़ हैं, आर्टेरियोल्स में जा रही हैं और फिर वो छोटी छोटी कैपिलरीज में बन रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, और फिर वो वेन्यूल्स में, और फिर वो वेन्स बना रही हैं, ठीक है। तो ये इन्फेक्टेड साइट है, तो ये यहाँ से और यहाँ तक का कनेक्शन जो हम, मतलब रिलेशन हम देख रहे हैं, वो ये चीज़ पढ़ेंगे, जो भी हम चीज़ पढ़ेंगे ये ब्लड वेसल की चीज़ हो रही है, और ब्लड वेसल से यहाँ से जो फ्लूइड और सेल्स निकलेंगे वो यहाँ सही कर रही हैं आके। तो इतना सारा इवेंट हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, पहले हमें ना थ्योरी पार्ट बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डायग्रामेटिक वे में देख लेते हैं वेस्कुलर इवेंट, ठीक है। वेस्कुलर इवेंट हम डायग्रामेटिक वे में देखेंगे, फिर उसके बाद थ्योरी देखेंगे। देखिए क्या है कि नॉर्मल ब्लड वेसल है, ये एक हेल्दी ब्लड वेसल है ना। अब क्या है, इंजरी हुई, मतलब ये एक हेल्दी इंसान है कोई, और इसको ना इंजरी हो गई, तो आसपास के लोग क्या है ना, कुछ खुद से हेल्प देंगे और कुछ ना एम्बुलेंस को बुलाएंगे, ठीक है। तो जो खुद से हेल्प देने वाली चीज़ है, मतलब कि मीडिएटर रिलीज जो जब नहीं हो रहे, मतलब जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही है तब तक है ना हम खुद से हेल्प देंगे, मतलब मीडिएटर जब तक नहीं आ रहे तब तक क्या हो जाएगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, है ना। इंजरी होते ही इंजर्ड टिश्यू मीडिएटर रिलीज होने तक, मतलब जब तक मीडिएटर रिलीज नहीं हो रहे, है ना, तो तब तक ना वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, और वेसो कंस्ट्रिक्शन किस लिए होता है, जिससे कि ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो और वहाँ के टिश्यू को थोड़ी थोड़ी ब्लड सप्लाई पहुँचती रहे, ठीक है। यूज़ नहीं होता, बस इसका यही एक फंक्शन है कि वेसो कंस्ट्रिक्शन क्यों हो रहा है। और वेसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए ब्लड वेसल है, अब क्या है, ब्लड वेसल का स्पेस कम हो गया, वो नैरो हो गई, ठीक है। कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है नैरो हो जाना, सिकुड़ जाना, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद मीडिएटर रिलीज हो गए, मतलब एम्बुलेंस आ गई, ठीक है। तो हम एम्बुलेंस, उसके बाद क्या है कि वेसो डायलिटेशन होगा। वेसो डायलिटेशन, अब देखिए क्या है ना, ब्लड वेसल का साइज मतलब बढ़ गया, वो सिकुड़ जो रही थी, वो जो नैरो स्पेस था वो अब डायलेट हो गया, अब वो बढ़ गया, ठीक है। ब्लड वेसल डायलेट कर जाएगी, जिससे ब्लड फ्लो ना बढ़ जाएगा, उससे ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अब क्या है, ब्लड वेसल, अब जैसे कोई पाइप है, ठीक है, कोई पतला पाइप है और कोई चौड़ा पाइप है, तो चौड़े पाइप में जो वाटर
होगा, मतलब पानी जो होगा वो ज़्यादा बहेगा, है ना, कम पाइप में ज़्यादा कम पाइप में कम बहेगा। तो अगर है ना जो मतलब जो बड़ा पाइप है उसमें है ना ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, मतलब जो बड़ी डायलेट हो गई है ब्लड वेसल, उससे क्या है ब्लड ज़्यादा आएगा, और उससे ब्लड वॉल्यूम मतलब ब्लड की क्वांटिटी होगी वो भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। जिससे जो वेसल की वॉल है, मतलब इसकी जो वॉल है, उससे ब्लड वेसल का कंटेंट बाहर आने लग जाएगा। अब क्या है कि ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, तो प्रेशर से क्या होगा कि जो अंदर का ब्लड है ना, मतलब अंदर का ब्लड और उसका कंटेंट, मतलब सेल्स वगैरह वो बाहर आने लग जाएंगे, है ना। उसको हम बोलते हैं एक्सुडेट। एक्सुडेट हम जब बोलेंगे इन्फ्लेमेशन हुआ है, इन्फ्लेमेशन में क्या आता है, फ्लूइड और उसकी सेल्स, है ना, फ्लूइड के साथ साथ सेल्स आ रही है, प्लाज्मा प्रोटीन आ रही है, तो हम उसको एक्सुडेट बोलेंगे, है ना। तो क्या है, सेल्स प्रोटीन बाहर आने लग जाते हैं। अब क्या है, ब्लड जो है ब्लड वेसल से बाहर आने लग जाएगा, जिसको हम एक्सुडेट बोलते हैं, है ना। उसको ये इसमें क्या है, हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, ये इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। और ये किसकी वजह से होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। बाकी आप एडिमा अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको उसमें से समझ में मतलब यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, जब ब्लड वेसल जो सॉरी फिफ्थ पॉइंट है स्लोइंग और स्टेसिस। अब क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड निकल रहा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड वेसल से बाहर चला जाएगा ब्लड, तो ब्लड वेसल में जो फ्लो है, मतलब इसमें अब क्या है, फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा ब्लड जब बाहर ही चला गया तो अब इसमें कोई ब्लड, मतलब बहुत कम ब्लड बचा है, बहुत धीरे धीरे जाएगा, और या तो फिर वो वहीं ठहर जाएगा, मतलब उसका अब वो कोई फ्लो नहीं कर रहा है, बहुत धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से वहाँ पे क्या आ जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, और वहाँ पे मतलब कंजेशन दिखाई देगा। तो ये हमने 5 स्टेप्स पढ़े हैं, ठीक है। वही 5 स्टेप्स हम अभी हम थ्योरी में देखेंगे कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो वेस्कुलर इवेंट्स में हमने कहा था कि है ना इसमें ऑल्ट्रेशन हो रहा है माइक्रोवेस्कुलेचर का, मतलब माइक्रोवेस्कुलेचर जो हमने अभी स्ट्रक्चर बताया, आर्टरीज, आर्टीरियोल, कैपिलरीज, वेन्यूल, वेन्स, है ना। वहाँ पे है ना एक्सचेंज होगा गैस का आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स के बीच में। अब क्या है, हीमोडायनेमिक चेंजेस, जो कि है ना पहला इवेंट था। हीमोडायनेमिक चेंजेस में मतलब क्या है कि ब्लड वेसल में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। ट्रांजिएंट वेसो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये आर्टरीज में होता है, और क्या है कि इमीडिएट रेस्पॉन्स है। ट्रांजिएंट वेसो कंस्ट्रिक्शन मतलब वही है कि जो ब्लड वेसल है वो सिकुड़ रही है, ठीक है, नैरो हो रही है, जब तक हेल्प नहीं आ जाती वो वहाँ के डैमेज, वो वहाँ के टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई देने के लिए नैरो हो जाती हैं, है ना। ये बॉडी का पहला रिस्पॉन्स होता है, इसका कोई भी काम नहीं होता, बस ये है कि है ना जिससे मतलब ब्लड लॉस ना हो, टू प्रिवेंट ब्लड लॉस ना हो वहाँ का, इस वजह से कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर है ना इंजरी माइल्ड है तो ये 3 to 5 सेकंड के लिए होती है, और अगर सीवियर है तो ये 5 मिनट तक भी जा सकती है, ठीक है। सेकंड स्टेप आता है जो कि हमने वेसोडाइलेटेशन पढ़ा था, वहाँ पर परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वेसोडाइलेटेशन, ठीक है। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए है ना। आर्टेरियोल्स में देखा जाता है, ये जो इवेंट होता है ये आर्टेरियोल्स में होता है। और क्या है कि इंजरी, जो इंजर्ड टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू को ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होगी, ठीक है। तो उससे उससे क्या होगा कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट हो जाएगी, मतलब क्या है कि जो कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल थी वो है ना डायलेट ब्लड वेसल हो जाएगी, जिससे क्या है कि वो जो इंजर्ड पार्ट है, जो इंजरी वाली साइट है, वहाँ पे ब्लड ज़्यादा पहुँचा पाएगी, क्योंकि वहाँ पे ब्लड की नीड ज़्यादा होगी, क्योंकि जो डैमेज टिश्यू हैं उनको ब्लड ही नहीं मिल पाएगा, तो जिसकी वजह से डायलेट हो जाती हैं, और वहाँ पे जाके उस इंजरी वाली टिश्यू को वो वहाँ पे ब्लड सप्लाई करती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ब्लड ज़्यादा आएगा, तो वहाँ पे हीलिंग वाली सेल्स भी जल्दी मतलब ज़्यादा आएंगी, और रिपेयरिंग जल्दी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। तो ब्लड वेसल का डायलेट होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा ब्लड पहुँच सके, ठीक है। तो ये आर्टेरियोल्स में होता है डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल। मतलब ब्लड वेसल डायलेट होती है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वहाँ पे उसकी वजह से क्या देखने को मिलती है, देखिए कार्डिनल साइंस देखने को मिलते हैं, जो कि 2 वार्मथ एंड रेडनेस, यहाँ पे मतलब गर्म होने लग जाएगा, जलन होगी, और क्या होगा, रेडनेस होगी, ठीक है। थर्ड वन है एलिवेटेड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब जो हमने एक्सुडेट वाला पॉइंट जो पढ़ा था वहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे ठीक से समझते हैं, ठीक है। अब ना ब्लड वेसल में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि वॉल पे प्रेशर लगा रहा होता है, देखिए। अब है ना
अब आप एक पानी को लेके चलिए, ठीक है? यहाँ पे अगर जहाँ पे उसको जगह मिलेगी वो तो वहाँ जाता है, ठीक है? यहाँ जाएगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अगर ये वॉल नहीं होगी तो मतलब वो पानी जो है वो ऊपर जाने की भी कोशिश करेगा, यहाँ पे अगर हम कोई बैरियर नहीं लगाएँगे। ऐसे ही फ्लूइड है, ठीक है? ये ब्लड वेसल है, मतलब ब्लड है, सॉरी। तो ये ब्लड वेसल है, अंदर ब्लड बह रहा है, ठीक है? तो अब क्या है कि यहाँ पे वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। अब वो फ्लूइड ही तो है, तो बाहर मतलब बाहर की तरफ भी प्रेशर लगाएगा। तो इस वाले प्रेशर को हम कहते हैं, मतलब क्या है कि अंदर वाला कंटेंट बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये अंदर वाली चीज़ जो बाहर प्रेशर लगा रही है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जब ब्लड वॉल्यूम मतलब वैसोडाइलेटेशन होगा तो है ना, तो उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। तो जब यहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो इन वॉल्स पे प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, जिसको हम बोलेंगे इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है? इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो क्या है कि वो वॉल्स पे प्रेशर लगाता है, ठीक है? और फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड को जहाँ जगह 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 मिलेगी वो वहाँ भागेगा। तो वो ब्लड वेसल के बाहर भी जाना चाहता है और उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि है ना, फिर ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और इंक्रीज़ होने की वजह से वो फ्लूइड बाहर निकलने लग जाता है, ठीक है? जब तक फ्लूइड निकल रहा है तब तक हम उसको बोलेंगे ट्रांसुडेशन, है ना? ट्रांसुडेशन ऑफ फ्लूइड इन एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेसेस, है ना? एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेसेस है, जिसकी वजह से स्वेलिंग एट लोकल साइट, वहाँ पे क्या होने लग जाएगी, स्वेलिंग, वहाँ फूला-फूला होने लग जाएगा। जब फ्लूइड बाहर निकल रहा है और वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है बाहर की तरफ, तो वहाँ फूला-फूला हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे स्वेलिंग। फोर्थ है स्लोइंग और स्टेसिस। देखिए, अब क्या है कि ब्लड फ्लो जो तेज़ी से मतलब बाहर जा रहा था, वो अब धीरे-धीरे फ्लो होने लगा है। मतलब क्या है कि है ना, यहाँ पे वैसोडाइलेटेशन की वजह से ब्लड बाहर निकल रहा था, ठीक है? बाहर तो निकल गया, अब है ना, यहाँ का जो प्रेशर है वो अब कम हो जाएगा, ठीक है? अब जो यहाँ ब्लड है वो धीरे-धीरे निकलेगा, धीरे-धीरे बहेगा, है ना? तो ये किसकी वजह से होता है? या तो ये पेरीफेरी पे मतलब पेरीफेरी मतलब क्या है, ठीक है? दोबारा समझते हैं। ये ब्लड वेसल है, ठीक है? अब ये ऐसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड बाहर निकल चुका है, क्योंकि ज़्यादा फ्लो था तो बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर निकल चुका है। अब क्या है कि जो ब्लड वेसल है उसके अंदर धीरे-धीरे ब्लड फ्लो होगा, या फिर फ्लो होना ही उसका मतलब फ्लो होना रुक जाएगा। मतलब ये एक ही जगह ठहर जाएगा, है ना? तो जिससे कि क्या है कि पेरीफेरी पे जो सेल्स हैं वो आकर एंडोथेलियम लाइन को क्रॉस कर जाएँगे, है ना? मतलब जो अंदर सेल्स होंगे, तो अब ब्लड फ्लो कम हो गया, तो है ना, तो जो सेल्स हैं वो आसानी से बाहर आ जाएँगे और है ना, जो इंजरी वाली साइट है, जो अफ़ेक्टेड साइट है, वहाँ पे मतलब वहाँ पे ईज़िली से जा पाएँगे और जो ब्लड लॉस है उसको होने से वहाँ पे रोकेंगे, ठीक है? तो स्लोइंग और स्टेसिस क्या करती है, इंक्रीज कंसंट्रेशन इन रेड सेल, मतलब वहाँ पे है ना रेड सेल का कंसंट्रेशन बढ़ाती है, क्योंकि स्लो होने से वो सेल्स बाहर चली जाएंगी और वहाँ पे विस्कोसिटी भी बढ़ती है। विस्कोसिटी मतलब क्योंकि वहाँ पे अगर है ना ब्लड इकट्ठा अब धीरे धीरे कोई ब्लड बह रहा है, मतलब अगर आप कहीं नाला भी देख लें तो वहाँ पे अगर बाहर जाने का सोर्स नहीं है तो पानी वहीं ठहर जाता है। अब यहाँ पे यहीं ठहर जाएगा तो उसकी वजह से यहाँ पे ब्लड ना गाढ़ा होने लग जाएगा, ठीक है, कोएगुलेशन हो जाएगा उसका, तो ब्लड की विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी, है ना? तो ये 2 कंडीशन हमें देखने को मिलती हैं। अब क्या है ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन, क्या है कि है ना, अब वो वही मैंने यहाँ पे बता ही दिया, क्या है ना, सेल्स जो हैं वो मार्जिन पे आने लग जाएंगी, मतलब पेरीफेरी पे आने लग जाएंगी, है ना, और वो एंडोथेलियम से चिपक जाएंगी और माइग्रेट करेंगी, क्योंकि यहाँ पे गैप आ चुका है एंडोथेलियम में, तो वो एंडोथेलियम के थ्रू मतलब एंडोथेलियम के गैप के थ्रू ना बाहर निकलने लग जाएंगी और एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में चली जाएंगी, है ना, जिसको हम बोलते हैं एमिग्रेशन, है ना। मतलब क्या है कि ब्लड वेसल से जो सेल्स हैं वो बाहर आ रही हैं, तो मतलब बाहर आने को हम बोलते हैं एमिग्रेशन। सेकंड वन है जो कि वेस्कुलर इवेंट का सेकंड पार्ट है, वेस्कुलर परमेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले हम इसको चार्ट के फॉर्म में समझ लेते हैं, मतलब डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नॉर्मली क्या हो रहा है, नॉर्मली देखिए सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि है ना, ये मैं सब इडमा वाली वीडियो में समझा चुकी हूँ। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब उसमें अच्छे से समझाए हुए हैं, तो आप इडमा वाली भी वीडियो देख लेना, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपका रिवीजन ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि देखिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ब्लड वेसल में बढ़ा हुआ होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कम होता है। नॉर्मली अगर ब्लड वेसल हम
हम देखें तो, ठीक है। तो क्या होता है, ब्लड में ना प्लाज्मा प्रोटीन ये सब सेल्स ना मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये बीच में ही फ्लो कर रहे होते हैं, क्या, सेल्स, है ना। अगर ये वॉल पर आ जाते हैं तो एंडोथेलियल इंजरी कॉज कराते हैं। अब ये क्या है, नॉर्मली तो ये बीच में प्रेजेंट है, तो एंडोथेलियल में कोई गैप नहीं होगा जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन बाहर नहीं आएंगे या कोई भी सेल बाहर नहीं आएगा, फ्लूइड भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो नो नेट फ्लूइड और प्रोटीन लीकेज, यहाँ पे कोई प्रोटीन लीकेज नहीं होता, कोई फ्लूइड बाहर नहीं निकल रहा होता, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अभी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन ये मूव कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं एक्सुडेट। एक्सुडेट में क्या हो रहा होता है कि देखिए, फ्लूइड मतलब फ्लूइड है ये अंदर, है ना, फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल से बाहर निकल रहा होता है। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में जा रहा होता है, मतलब इंट्रासेल्युलर स्पेस से एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में जा रहा होता है ना। तो क्या है कि एक्सुडेट हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। जो एक्सुडेट होगा मतलब यहाँ के जो कंटेंट हैं, अब इसमें प्रोटीन भी होगा, बहुत कुछ होगा, तो अब यहाँ से अगर कंटेंट बाहर जा रहा है तो इसमें प्रोटीन भी जाएगा, आरबीसी भी जाएंगे, डब्ल्यूबीसी भी जाते हैं, ठीक है। तो तो क्या होता है कि जब इन्फ्लेमेशन होगा तो एंडोथेलियल गैप प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वैसोडाइलेटेशन होगा, ठीक है, तो एंडोथेलियल गैप भी प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से प्रोटीन वेसल से बाहर जा रहे होते हैं और एडिमा कॉज कराते हैं, ठीक है। एडिमा मतलब वहाँ पे बहुत सारा फ्लूइड जमा हो जाता है बाहर की तरफ, एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो एक्सुडेट क्या होता है, एक्सुडेट जो अगर इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है, एक्सुडेट में क्या होता है, इन्फ्लेम्ड टिश्यूज़ जो होते हैं वहाँ पे देखिए प्रोटीन कंटेंट भी होगा, हाई प्रोटीन कंटेंट मिलेगा, और क्या होगा, ये इन्फ्लेमेशन में ही देखा जाता है ना। और ये ट्रांसुडेट इसमें लो प्रोटीन कंटेंट होगा और ये इन्फ्लेमेशन में नहीं देखा जाता, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये बाहर जा रहा है फ्लूइड, एंडोथेलियल लाइन में गैप है, और है ना क्या है, वैसोडाइलेटेशन और स्ट्रेसेस की वजह से इंक्रीज्ड एंडोथेलियल स्पेस, एंडोथेलियम में गैप आ गया है, और उसकी वजह से क्या है कि फ्लूइड और प्रोटीन लीकेज हो रहा है ना। अब हम आते हैं ट्रांसुडेट पे। इसमें क्या है, लो प्रोटीन कंटेंट है और फ्यू सेल्स हैं, मतलब इसमें प्रोटीन कंटेंट नहीं होगा, है ना। अब क्या है, इसमें क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है और ऑन्कोटिक प्रेशर कम है, और क्या है ना, इससे फ्लूइड बाहर आ रहा है, ट्रांसुडेट वेसल से बाहर आ रहा है। ट्रांसुडेट वही होगा जिसमें प्रोटीन कम होगी और कुछ सेल्स होंगी, ठीक है, और ये इन्फ्लेमेशन वाले टिश्यूज़ में नहीं होता, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि एक्सुडेट ट्रांसुडेट क्या होता है। अब क्या है, अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इन्फ्लेम टिश्यू के अराउंड और इन्फ्लेम टिश्यू में, ठीक है, क्या होता है कि एडिमा फ्लूइड ना एक्यूमुलेट हो जाता है, कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। ये यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसके आसपास ना ब्लड वेसल ये रही, ठीक है, तो ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर निकल के इसके आसपास आ जाता है ना। तो फ्लूइड एक्यूमुलेटेड इन इंटरस्टिशियल स्पेस, द फ्लूइड एस्केप और कम्स फ्रॉम, मतलब ये जो फ्लूइड है वो कहाँ से आया है, प्लाज्मा मतलब ब्लड वेसल से जो प्लाज्मा बाहर आया है एंडोथेलियल वॉल में, एंडोथेलियल वॉल से निकल के फिर इंटरस्टिशियल स्पेस में आया है, ठीक है। ये रहा प्लाज्मा, एंडोथेलियल वॉल से निकल के ये रही एंडोथेलियल वॉल, और फिर कहाँ आया है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब क्या है कि ये जो एस्केप है, मतलब ये जो बाहर आना है, किसकी वजह से हुआ है, वेसोडाइलेटेशन की वजह से और एलिवेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, ठीक है। मतलब वेसोडाइलेटेशन हुआ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, वो अब पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। उसकी वजह से इसको हम बोलेंगे ट्रांसुडेशन। मतलब ट्रांसुडेशन कब तक बोला, जब तक कि कोई प्रोटीन कंटेंट बाहर नहीं आया, ठीक है, जब तक कोई एंडोथेलियल इंजरी नहीं हुई। अभी तो वैसोडाइलेटेशन हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि ट्रांसुडेशन, लेकिन क्या है कि है ना, परमेबिलिटी जब इंक्रीज हो जाएगी वेसल की, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सुडेट में, क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन कंटेंट आएंगे, मतलब अंदर का जो कंटेंट है वो पूरा बाहर आने लग जाएगा, सेल्स और प्रोटीन ये सब बाहर आने लग जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, लिटिल फ्लूइड इज लेफ्ट इन इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट एंड ड्रेन्ड बाय लिम्फेटिक, जिसकी वजह से एडिमा नहीं होता। मतलब क्या है कि है ना, कम फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में होता है ना, और लिम्फेटिक्स के थ्रू ड्रेन होता रहता है, जिसकी वजह से एडिमा नहीं होता। अब इन्फ्लेम टिश्यू में क्या है कि एंडोथेलियल लाइनिंग लीकी हो जाती है, मतलब यहाँ से ना लीक होने लग जाता है, और उसकी वजह से सारा कंटेंट बाहर आ रहा होता है और फिर एडिमा हो जाता है,
तो ये थी हमारी एक्यूट इन्फ्लेमेशन पे वीडियो। इसमें मतलब अभी इतना ही, क्योंकि सेल्युलर इवेंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और अगर कोई क्वेरी भी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हमने एक जॉइन बटन भी मतलब वहाँ पे एक जॉइन बटन भी शो हो रहा होगा, तो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप वहाँ से हमें मतलब आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स वगैरह हम आपको देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप हमें वो भी बताइएगा। थैंक यू।